गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के नाम बदलने के सवाल पर सोमवार को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उससे नामांतरण आयोग गठित करने का आदेश देने की अपील की गई थी। याचिका दायर करने वाले का कहना था कि देश में बहुत से ऐसे धार्मिक महत्व के स्थान हैं जिनके नाम विदेशी हमलावरों ने बदल दिए। आज भी ऐसे कई स्थानों के नाम उन विदेशी हमलावरों या उनके सगे संबंधियों के नाम पर हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही यह सवाल उठाया कि आखिर इस तरह जगहों के नाम बदलने से हासिल क्या होने वाला है। ध्यान रहे, देश में पिछले कुछ समय से विभिन्न स्थानों के नाम बदलने को लेकर एक नए तरह का आग्रह देखा जा रहा है। ऐसे कुछ प्रमुख फैसले याद किए जाएं तो इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर, होशंगाबाद का नर्मदापुरम, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने की बात ध्यान में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेखांकित किया कि इस मुहिम से एक खास समुदाय की ओर उंगली उठती हुई दिखती है। इसमें खतरा यह है कि अपना समाज कहीं अतीत का कैदी बनकर न रह जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा देश और समाज लंबे समय तक विदेशी हमले झेलता रहा है। विदेशी गुलामी भी हमने झेली है, मगर इनसे जूझने और उबरने का भी हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ऐसे में हम अपनी इच्छा के अनुसार इतिहास के किसी हिस्से को हटा कैसे सकते हैं। इतिहास सिर्फ जानने और समझने और उससे कहीं सही सबक सीखने के लिए होता है। उसे बदलने का प्रयास उल्टे नतीजे ला सकता है। आज की तारीख में जब हमारा देश विज्ञान और तकनीक समेत तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अन्य देश उत्सुकता और उम्मीदों के साथ हमारी ओर देख रहे हैं, तब अतीत को मनचाहे रूप में चित्रित करने के प्रयासों में अपनी ऊर्जा लगाना कई दृष्टियों से हानिकारक होगा। सबसे पहले तो यह एक समाज के रूप में हमारी प्राथमिकता को प्रभावित करता है, हमारी ऊर्जा को केंद्रित नहीं रहने देता। दूसरी बात यह कि अतीत के जो प्रेत दफन हो चुके हैं, जिन बहसों को समाज निपटाकर उनसे आगे बढ़ चुका है, वे सब फिर से हमारे वर्तमान का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो आधुनिक मूल्यों के साथ वर्तमान की चुनौतियों से जूझते हुए सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम थम जाएंगे। समझदारी इसी में है कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले में निहित संदेशों को सही रूप में ग्रहण कर हम भविष्य की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए साल भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका अंत कब, कैसे और किस स्थिति में होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इतना तय है कि इसने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है।
वैश्विक शांति खतरे में है। इतिहास गवाह है कि बड़ी शक्तियों के बीच युद्धों के कभी भी हाथ से निकलने और विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद शांति की कोशिशों और कूटनीति को मौका देने के बजाय बड़ी शक्तियों के बीच सैन्य गोलबंदी मजबूत करने, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने और युद्ध से राजनीतिक आर्थिक फ़ायदा उठाने की चालबाजियां जारी हैं। नतीजा यह कि इस युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र यूएन को एक बार फिर बेबस मूकदर्शक बना दिया है और वैश्विक समुदाय को कई खेमों के अंदर गुटों में विभाजित कर दिया है। इससे वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। बड़ी शक्तियों के बीच नए सिरे से ध्रुवीकरण हो रहा है। नई क्षेत्रीय शक्तियों के उभार के साथ शक्ति के नए केंद्र अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सोवियत संघ के विघटन के बाद से एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों की अगुवाई में बनी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत है। पिछले हफ्ते अमृतसर में कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच जो झड़पें हुई, उनमें पंजाब का खूनी अतीत झलकता है, मगर पंजाबी समाज में सत्ता के विरोध की सहज प्रवृत्ति रही है। पंजाबी खासकर सिख साहस और प्रतिरोध की भावना को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यही भावना उन्हें अन्याय के विरोध की राह पर ले जाती है। सरकार और उसकी नीतियों के विरोध में भी यही भावना दिखती है। क्या है इतिहास ताकतवर शासकों के खिलाफ खड़े होने के इस साहस के पीछे? इस समाज की भौगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक वजहें हैं। चाहे सिकंदर हो या अंग्रेज, पंजाब इनका विरोध करने में सबसे आगे रहा। प्रतिरोध की इसी भावना को सिख गुरुओं ने बलिदान देकर और भी मजबूत बनाया। इसका एक और सबूत यूएन आम सभा में यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हुई ताज़ा वोटिंग में दिखाई दिया। ज़बरदस्त लॉबिंग के बावजूद रूस की भर्त्सना करते हुए युद्ध तुरंत रोकने और यूक्रेन से सेना वापस बुलाने के ताज़ा प्रस्ताव के पक्ष में पश्चिमी देश भारत, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, वियतनाम जैसे कोई 32 विकासशील और गरीब देशों का समर्थन जुटाने में नाकाम रहे। नेपाल और भूटान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देश यूएन प्रस्ताव पर वोटिंग से गैरहाजिर रहे। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सख्त आर्थिक वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना अनुमान लगाया जा रहा था। आईएमएफ के मुताबिक रूसी अर्थव्यवस्था में युद्ध के वर्ष 2022 में सिर्फ 2.2% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पिछले अनुमान के मुताबिक 8.5% की गिरावट का आकलन था। यही नहीं, इस वर्ष 2023 में रूसी अर्थव्यवस्था में 0.3% की वृद्धि का अनुमान था। इसके उलट 46 अरब डॉलर की आर्थिक और 67 अरब डॉलर की अमेरिकी सैन्य मदद के बावजूद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में पिछले साल 35% की गिरावट दर्ज की गई। स्टॉप।